नमस्कार सर। तो इनसे मिले प्रोग्राम में आज है हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार सिंह। उनसे हम जानेंगे जर्नलिज्म और उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के बारे में। तो सर, आपसे हमारा पहला प्रश्न ये है, आपने रिपोर्टर के रूप में अपने करियर की शुरुआत कैसे की और उस अनुभव से आपने प्रोफेसर बनने तक का सफर कैसे निभाया? जी नमस्कार। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि एक पत्रकार के रूप में मैंने कैसे शुरुआत की। तो जैसा कि आप सभी आज यहाँ पे पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय में, तो बताना चाहूंगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन किया। उस समय मेरा जो खबरें थी उन पर मैं बड़ा नजर रखता था, अखबार नियमित रूप से पढ़ता था और टेलीविजन पर एक कार्यक्रम शुरू हुआ था जिसको कि कहा गया कि भाई आज तक के नाम से 20 मिनट का बुलेटिन आता था, जो कि आज पूरे चैनल के रूप में। तो परंपरागत खबरों से हट के, जैसा कि आपने देखा होगा कि दूरदर्शन समाचार उस समय आते थे, अभी भी आते हैं, लेकिन जो आज तक चैनल था 20 मिनट का, उसने एक अलग तरह से दिलचस्प तरीके से खबरों को बताने के लिए इस 20 मिनट के प्रोग्राम को शुरू किया और एसपी सिंह साहब इसके एंकर थे। तो उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ और पत्रकारिता की ओर मेरी रुचि बढ़ी। और इसके अलावा हर व्यक्ति के मन में, आप सभी के मन में भी होता होगा और मेरे मन में भी था कि जो समाज में एक अन्याय हो रहा है, समाज में जो पक्षपात हो रहा है, उसके प्रति आवाज उठाने का। तो मुझे लगा कि पत्रकारिता एक अच्छा माध्यम है और फिर मैंने इसके लिए प्रयास किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता से एमए किया और उसके बाद पीएचडी किया। और एमए करने के बाद मैं डीडी न्यूज से जुड़ा, कुछ अन्य चैनलों से भी जुड़ा और मैंने लगभग 15 वर्षों तक विभिन्न चैनल। आपसे हमारा दूसरा प्रश्न ये है, आपकी रिपोर्टिंग के दिनों में सबसे यादगार और चुनौतीपूर्ण लम्हा या स्टोरी कौन सी रही है और उससे आपने क्या सीखा? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने पत्रकारिता जीवन में 15 वर्षों में मैंने बहुत सारी स्टोरीज की, बहुत सारी खबर को कवरेज किया, लेकिन जो 2 स्टोरीज मुझे हमेशा याद रहती हैं और मैं हमेशा उसका जिक्र करता हूं कि एक तो इलाहाबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक जगह है शंकरगढ़। तो वहां पर गंगा जमुना के नजदीक होते हुए भी वहां पे पथरीला इलाका है और पानी की बहुत समस्या है। तो वहां पे जब मैं गया और मैंने देखा कि जो वहां की औरतें हैं, बच्चियां हैं, वो रोज सुबह लगभग 7 से 8 किलोमीटर दूर पानी लेने जाती, क्योंकि पूरे इस गांव में कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। और चूंकि पथरीला इलाका है तो कुएं और ट्यूबवेल वगैरह लगाने का भी कुछ नहीं है। पानी का लेवल इतना नीचे है कि कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कुएं सूख जाते हैं और स्पेशली अप्रैल मई में तो स्थिति ये हो जाती है कि पीने के पानी की बहुत समस्या हो जाती है। एक चीज और मैंने देखी वहां पर कि वहां पर कुंवारे लड़के बहुत हैं, क्योंकि कोई अपनी लड़की देना नहीं चाहता है, कोई अपनी लड़की की शादी वहां करना नहीं चाहता है। और बहुत सारी बारातें आई और लौट गई, उन्होंने बताया। उन्होंने जब वहां पहुंचे और देखा कि पानी की इतनी समस्या है और पता किया कि हमारी लड़की को भी 5-7 किलोमीटर दूर रोज सुबह पानी लेने जाना पड़ेगा, तो आप ये समझ सकते हैं कि उस स्टोरी को मैंने देखा, उस पानी की समस्या को देखा। और वहां पर एक कहावत चलती है कि गागर ना टूटे चाहे खसम मर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी गगरी नहीं टूटनी चाहिए जिसमें पानी ला रहे हैं, चाहे पति मेरा मर जाए। खसम का मतलब पति होता है, तो पति मर जाए लेकिन मेरी गगरी नहीं टूटनी चाहिए। वहां पर आप पानी की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। तो उस स्टोरी को देख के मुझे लगा कि इन महिलाओं की स्थिति का अंदाजा हुआ और मैं दहल गया कि जहां पर हम लोगों के घरों में नल है और शायद 1 घंटे नहीं आता या पानी की प्रॉब्लम 1 दिन नहीं आता तो दिक्कत हो जाती है, वहां पर इतनी दूर से रोज पानी ले आना वो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या थी। तो वो मेरे लिए काफी दिनों तक मैं सोचता रहा कि हम लोग इतना पानी वेस्ट करते हैं, लेकिन पानी की इतनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। दूसरी स्टोरी जिससे मैं बड़ा, आप ये कह सकती हैं कि बहुत ज्यादा इमोशनल, भावनात्मक रूप से मैं अटैच था और बहुत कई दिनों तक मैं सो नहीं सका, कि एक गांव में मैं रिपोर्टिंग कर रहा था और मैंने देखा कि मुझे पता लगा कि 5 लोगों का एक परिवार है जिन्होंने ट्रेन के नीचे आके आत्महत्या कर ली। तो जब उसकी जांच की तो पता लगा कि गांव के वो अच्छे लोग थे, किसान परिवार था, लेकिन पानी ना बरसने की वजह से
उनके खेत में कुछ अन्न नहीं हुआ, फसल नहीं हुई, और उनकी 3 लड़कियां थी, पति पत्नी थे, और उन 5 लोगों ने, जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उनके जो आटे के कैनिस्टर थे या चावल के कैनिस्टर थे, दाल के कैनिस्टर थे, वो खाली थे। तो आप कह सकते हैं कि वो स्टोरी देख के कि भुखमरी से मौत हो सकती है, किसी की बिना खाए मौत हो सकती है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें पता चला कि लगभग 5-6 दिनों से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। और ये मेरे लिए बड़ा ही क्षुब्ध करने वाला, बहुत ही आप कह सकते हैं दुखद था। तो मैं कई दिनों तक सो नहीं पाया इस चीज को सोच के कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो ये दोनों जो खबरें हैं ये मुझे हमेशा याद रहती हैं। तो सर आपका प्रश्न 3 ये है, आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो तेजी से बदलाव आ रहे हैं उन्हें आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, आजकल का जो मीडिया हो गया है पूरी तरह से कमर्शियल हो गया है। उसमें अब जो हम लोग बात करते थे कि सरोकारों की पत्रकारिता होनी चाहिए या लोगों के लिए पत्रकारिता होनी चाहिए, जनमानस के लिए होनी चाहिए, वो स्थितियां अब नहीं रह गई। अब जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और स्पेशली जो आप कह सकते हैं अब तो डिजिटल मीडिया की तरफ भी हम चले गए हैं, तो वो अभी जो जिन लोग देखते हैं मुख्य रूप से वो शहर की एलीट क्लास के लोग हैं, या लगभग जो 20% शहर है उसी आबादी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। गांव की तरफ अभी उतना ध्यान नहीं है, गांव की समस्याओं की तरफ अभी इन चैनलों का ध्यान नहीं है। तो मेरा मानना है कि अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि जो कि विज्ञापन दाता है, विज्ञापन में जो हमारा सामान इस्तेमाल करने वाले लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो शहरों में रहते हैं, इसी वजह से हम ऐसी ही खबरें दिखाते हैं जो शहर के लोगों को पसंद है। लेकिन अभी मेरा मानना है कि गांव की समस्याओं पर और ध्यान देना है, और सरकार को भी रेगुलेशन बनाना चाहिए, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स को भी अपना सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए कि हम उन तबके के लोगों पर भी ध्यान दें जो कि हाशिए पे हैं, जिनके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, किसानों की समस्याएं हैं, गांव की समस्याएं हैं, नालियों की समस्याएं हैं, सड़कों की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं। जब तक हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देंगे हमारी पत्रकारिता पूर्ण नहीं होगी, उसका लक्ष्य पूरा नहीं। तो सर आपसे मेरा प्रश्न चौथा ये है, आपके अनुभव से एक अच्छा रिपोर्टर बनने के लिए किन किन चुनौतियों से गुजरना पड़ता है? जी बिल्कुल, मैं आप सभी लोगों को और जो आने वाले भावी पत्रकार हैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि पत्रकारिता में बाकी सारी चीजें जो एक करियर बनाने के लिए चाहिए वो तो होनी ही चाहिए। साथ में मैं 3 चीजें जरूर बोलूंगा आपको। एक तो आप अच्छा पढ़ें। अच्छा पढ़ें मीन्स आपको लिटरेचर का नॉलेज होना चाहिए, आपको हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, आपको इकोनॉमिक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप अच्छे पत्रकार बनना चाहते हैं कि लोग आपको सुने और आप पर विश्वास करें, तो आपको इन चीजों का अध्ययन करना होगा, तभी आप गहरे प्रश्न पूछ पाएंगे। नहीं तो आप क्या करेंगे कि आप उतले प्रश्न ही पूछेंगे। तो आपको ज्ञान होना चाहिए इन चीजों का। दूसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि किसी एक विधा में आपको माहिर होना चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूं जैक ऑफ ऑल और मास्टर ऑफ वन। एक चीज में आप थोड़ा थोड़ा सभी चीजों के बारे में जाने, कैमरे के बारे में जाने, एडिटिंग के बारे में जाने, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखने के बारे में जाने। इसके अलावा आपका जो संवाद है, संवादी कौशल होना चाहिए आपके अंदर। आपके अंदर कन्वर्सेशन करने की ताकत होनी चाहिए, आप अच्छे से अपनी बात कह सकें, आप गहराई से लिख सकें। इन 2 चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है कि जब आप बिना डरे बिना रोके अपनी बात कह सकेंगे और गहरी सोच के आप गहराई से लिख सकें। इन 2 चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है कि जब आप बिना डरे बिना रोके अपनी बात कह सकेंगे और गहरी सोच के साथ अपने प्रश्न पूछ सकेंगे, तो एक अच्छे पत्रकार के रूप में स्थापित होने में आपको बहुत मदद मिलेगी। जैसे अभी आप हमारा इंटरव्यू ले रही हैं तो आपको एहसास हो रहा होगा कि हम अपनी बात को अच्छे से कह पा रहे हैं जी। तो ये चीज बहुत जरूरी है। इसके अलावा जब भी आप इंटरव्यू लें तो एक तैयारी जरूर करके रखें, जैसा कि आपने करी हुई है। भाई बैकग्राउंड क्या है, मुझे क्या पूछना है, इससे समाज का क्या फायदा होगा। अगर ये भी चीज जोड़ देंगे आप, तो मैं कहना चाहूंगा उन विद्यार्थियों को, उन लोगों को जो पत्रकार बनना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करें, खूब मेहनत करें, और साथ में जो मैंने बताया उन चीजों का ध्यान रखें, और भाषा पे खूब काम करें। हिंदी या इंग्लिश, जिस भी विषय में आप काम करना चाहते हैं उस पर आपका पूरा अधिकार होना चाहिए, पूरा नियंत्रण होना चाहिए। और अगर ये चीजें हो गई
तो एक अच्छा पत्रकार बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। सर, जैसे कि कहते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन, तो सर जैसे हम कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे डेमोक्रेसी के अंदर डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है मीडिया को। तो उससे रिलेटेड मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी, क्या जर्नलिस्ट को हमेशा न्यूट्रल रहना चाहिए या किसी सही बात पे स्टैंड भी लेना चाहिए? देखिए, मेरा ये कहना है और ये संदेश भी है कि पत्रकारिता अब एक करियर के रूप में स्थापित हो चुका है। जैसे और चीजों में करियर आप बनाते हैं MBA करके, BBA करके, वैसे पत्रकारिता भी एक करियर के रूप में स्थापित हो चुका है। आज लोग हजारों से लेकर लाखों रुपए तक सैलरी ले रहे हैं अपने काम के हिसाब से। तो उसमें एक मेरा मानना है कि आपको तालमेल बनाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आप 100 की 100 खबरें अपने मन की कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है, ना आपका संस्थान आपको ऐसा करने देगा। लेकिन हम हमेशा मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर देते हैं और हमारा कहना है कि 100 नहीं लेकिन 70 खबरें आप अपने मन की कर सकते हैं। आप समाज के जो छोटे तबके के लोग उनको फायदा पहुंचा सकते हैं। बात रही सही रहने की हमेशा, तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि ये जो विधा है ये सामंजस्य बना के चलने के लिए हमेशा सही होके आप हमेशा सही बात बोल के, मान लीजिए कि 2 जगहों पे कहीं किसी हिंदू और मुस्लिम या किसी धर्म में आपस में कोई मारपीट हो गई है, अगर आप उनका नाम ले लेते हैं उन धर्मों का तो शायद इसका रिएक्शन और जगह भी हो और शायद कहीं और भी दंगे भड़क जाएं, ऐसा कुछ हो। तो अगर आप थोड़ा सा अपनी खबरें पहुंचाने के लिए आप कहते हैं कि 2 समुदाय में झड़प हो गई है या हो गई है, या उस तरह की स्टोरी को थोड़ा सा आप अपने हिसाब से बैलेंस कर दें, संतुलन बना दें, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सत्य बहुत कड़वा होता है और कहा भी गया है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। तो आप अप्रिय सत्य बोलें, लेकिन ऐसा ना बोलें कि उससे कोई बड़ा नुकसान हो जाए या किसी लोगों को कोई बड़ा तकलीफ हो जाए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप खबरों के बीच में एक सामंजस्य बना के चलें और कोशिश करें कि जो लोगों का भला कर रही हो, गरीबों का भला कर रही हो, मजदूरों का भला कर रही हो, एक जो है मजदूरों का भला कर रही हो, उनकी खबरों को आप प्रमुखता से दिखाएं, जिससे कि उनका भला हो सके और उनकी बातों को आप सरकार तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल सर। अगर आपकी लाइफ एक हेडलाइन होती तो वो क्या होती? बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन मेरा हमेशा से एक रहा है कि मैं समाज के लिए कुछ करना चाह रहा हूँ और मुझे लगता है कि मैं उतना शिक्षित तो कर रहा हूँ लेकिन उतना मैं प्रभावी रूप से काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो मेरी अगर जिंदगी की हेडलाइन होती तो मैं यही कहता हूँ उनसे कि भाई जियो और जीना दो, खुद भी जियो और लोगों का भला करो। तो जियो और जीना दो मेरी हेडलाइन होती कि आप भी खुश और जग भी। जी बिल्कुल सर।